हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1। आपने थंबनेल में देखा होगा 16 दिन 16 मैराथन। इसका मतलब क्या? तो देखिए भाई, हम आपको इस 16 दिन में आपके जो मैथ का जो साइंस का है पूरा चैप्टर समझा के ख़त्म करने वाले हैं विद थ्योरी। ठीक है, थ्योरी संबंधित जितने भी प्रश्न आपके हैं इन सभी प्रश्न को आप इन 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारा जो न्यू चैनल है अभय क्लासेस कंसेप्ट एंड ट्रिक, उस पर सब्सक्राइब करना होगा। और आपको बता दें, हम इससे पढ़ने के लिए आप 9 से लेकर 12 तक के बच्चे जुड़ सकते हैं। चलिए हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें कि रसायन अभिक्रिया और समीकरण होता क्या। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको मतलब क्या, जैसे दो चीज को लेके इन दोनों का गुण अलग अलग था, इन दोनों को मिला के एक तीसरा चीज निर्माण कर दिए जो कि इन दोनों चीज़ों से सबसे भिन्न चीज़ बना। तो वो क्या हुआ, इसके बीच में जो काम हुआ है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पूछते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो बता दें आपको कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे अगर हमको कोई चीज़ बनाना है, जैसे मान लीजिए मम्मी ने घर पे आपको बोल दिया चाय बनाइए। क्या बनाइए? चाय बनाइए। तो चाय बनाने के लिए आपको पानी लेना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, चीनी लेना पड़ेगा। हाँ या ना? लेना ही पड़ेगा तभी ना चाय बनाएंगे। तो इस चाय को बनाने में जो चीज़ आप शामिल करेंगे उसको हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो जो चीज़ हम उसमें शामिल करेंगे उसको अभिकारक बोलेंगे। अब समझते हैं कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद मतलब ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब अगर मम्मी ने हमको चाय बनाने के लिए कह दिया तो चाय, चीनी, दूध, अदरक सब कुछ काच के खौला दिए और जो अंत में जो हमको प्राप्त हुआ वो चाय प्राप्त हुआ। तो उसी को ना रासायनिक की भाषा में ना उत्पाद कहते हैं। तो वो हमको उत्पाद प्राप्त हो गया। उत्पाद के उदाहरण है जैसे भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध का दही बन जाना। ये सब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में के लास्ट में जो बने होते हैं वही उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण जैसे वो सब क्या कर सकते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन ला सकती है, रंग में परिवर्तन ला सकती है। कौन? रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन ला सकती है और साथ ही साथ गैस का उत्सर्जन करती है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे आपको एक सिखाया गया समीकरण का। अभी हमको बहुत सिखाएंगे, बस आप थ्योरी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हम जेड ले लें, जिंक, और क्या ले लें, H2SO4। थोड़ा दूर लिखते हैं इसको। हम क्या ले लें कि हम ले लें जिंक और H2SO4 और इनको हम अभिक्रिया करवाएं। तो ये सब पहले बन गए, इसका मतलब ये सब क्या है? उत्पाद है। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो सिखाएंगे कैसे कौन कौन मिलता है। बस इसके लिए जान जाइए कि ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। जब जुड़ता है तो ये वाला प्लस इसके माइनस से जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि ZnSO4 और वो H2 अकेले हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ये वाला जो तीर से इधर था वो हमारा अभिकारक, और तीर के इधर जो बन गया ये उत्पाद हो गया। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। आइए रासायनिक समीकरण सीखते हैं कि होता क्या है। देख लीजिए थ्योरी भाषा में कि रासायनिक समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों में तत्व के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं।
वही समीकरण जो होता है उसके प्रतीक चिन्ह लिख देंगे और मिला देंगे तो उसको समीकरण कह देते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर नीचे दिखाते हैं। जो ये तीर दिखा रहा होता है कि नहीं, हाँ यहाँ से हम चल के यहाँ पे आ गए हैं, मतलब कि अभिकारक से बन के उत्पाद तक आ चुके हैं। तो अगर कोई ऊष्मा निकलेगा या फिर कोई चीज़ मिला के उसमें हम अभिक्रिया करवाए रहेंगे या ताप दिए रहेंगे तो वही तीर के ऊपर नीचे दिखाते हैं, ठीक है। आइए अब आपको सिखाते हैं कि समीकरण संतुलन कैसे किया जाता है। देखिए ये थ्योरी क्लास है, क्या है, थ्योरी है। आपको इसी जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ये तो पहला फर्स्ट वीडियो है, 16 दिन 16 मैराथन के बाद मैं आपको हर एक कंसेप्ट्स की वीडियो ले आऊँगा कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, इन सब पे मैं पूरी वीडियो लाऊंगा। परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं, सब कुछ ट्रिक के माध्यम से। पहले आपका जो डिमांड था उसको पूरा कर लें कि सर हम लोग का अलग से बनाइए क्लास, ठीक है। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिखाते हैं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब पहले समझ लीजिए थ्योरी भाषा में, फिर हम समझाते हैं। दिया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उनके पश्चात बनने वाले उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब कोनो भी चीज़ दू गो लेके इधर लिया के मिला के एक चीज़ कर दिए हैं, तो जो चीज़ इधर जितनी जितनी मात्रा में लिए रहेंगे उतनी ही मात्रा में इस साइड हमको मिलेगी। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक हम सूत्र लिखे हैं Fe प्लस H2O और मिलाए हैं तो Fe2O3 और H2 हो गया है। तो देखिए इधर वाला हमारा अभिकारक है और इधर जो बना है उत्पाद बना है। क्या बना है, उत्पाद। और ये क्या है, अभिकारक, ठीक ना। तो देखिए इधर हमारा अब Fe एक था, इधर दुगो हो गया है। इधर हाइड्रोजन दुगो था, इधर दुगो है, ठीक है। लेकिन इधर 3 गो ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो इसी को मिलाने को, इस समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। देखिएगा हमारा Fe इधर एक ठे था, इधर राइट हैंड साइड में 3 गो हो गया है। हाइड्रोजन दूर था तो दूर थे, लेकिन ऑक्सीजन एक था, इधर 4 हो गया है। इसी को मिला देते हैं, अगर उसमें मतलब अपने मन से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर गुणा कर दिए हम लोग, Fe में 3 का गुणा कर दें और H2SO4 में 4 का गुणा कर दें, तो देखिए ये 3 Fe हो गया, यहाँ भी 3 Fe हो गया। इधर देखिए 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन, तो 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन, 4 एक कम 4, मतलब इधर 4 गो ऑक्सीजन तो इधर भी 4 गो ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे समीकरण का संतुलन करना। अब बस केवल लिख लीजिए, बिल्कुल आपको हम तरीका समझाएंगे कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए समीकरण के कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं, आपको सिखाते हैं। अगर कोई समीकरण हम कर रहे हैं और कोष्टक में उसके नीचे वहाँ यस लिख दे रहे हैं, तो यस का मतलब सॉलिड, यल लिखेंगे तो द्रव, जी लिखेंगे तो गैस, या फिर एक्वस AQ लिखेंगे तो जलीय विलयन कहलाएगा। देखिए यस है मतलब कि सॉलिड है, जी है मतलब कि गैस है, यहाँ पे जी है, ये यहाँ पे जी ही है, तो ये क्या है, गैस है। ये मतलब उसको तत्व को दिखाता है कि वो किस प्रकार का है, सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है। अब आइए मेरे भाई समझते हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कुल कितनी प्रकार की होती हैं। पहला होती है संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन का मतलब दो चीज़ मिल के एगो बन जाएगा। जैसे इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाएंगे। दो गो चीज़ मिलेगा तो एगो बनेगा। जैसे कोयले का दहन, C+O2 मिला के CO2, H प्लस O2 मिला के H2, CaO प्लस H2O मिला के CaOH2। तो दो चीज़ को मिला के हम एक चीज़ बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे संयोजन की अभिक्रिया। आपको अभिक्रियाओं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कैसे हो जा रहा है, एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को ही तोड़ दीजिए, मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब देगी।
तो वैसी अभिक्रिया जिसको बनाने के बाद ऊष्मा भी निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम CH4 ले लें और O2 दोनों को मिलाएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हम लोग श्वसन करते हैं ना, श्वसन वाला, वो क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब C6H12O6 अगर लेके उसमें O2 मिला दें तो CO2 मिलता है, H2O मिलता है प्लस ऊष्मा में निकलता है। तो ये जो निकलती है ऊष्मा ना, इसी के कारण इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखते हैं वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होगा, मतलब एक ठे रहेगा और उसको तोड़ के हम लोग दो गो बना देंगे, तो उसको बोलते हैं वियोजन की अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं में एकल अभिकारक टूटकर, कहाँ जा रहे हो भाई, रुक जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभिकारक टूटकर उत्पाद बन जाते हैं, कितना, दो या दो से अधिक का। तो ए वाला टूट के ना क्या बन गया है, बी और सी बन गया, इसलिए ये कहलाएगा वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा के द्वारा वियोजन। अगर वो नहीं टूट रहा होगा, उस थोड़ा सा उसमें उसको ऊष्मा दे देंगे तो टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे अगर यहाँ पे फेरस सल्फेट है, नहीं टूट रहा था, इसको थोड़ा सा बस ऊष्मा दे दिए तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मतलब फेरिक ऑक्साइड में टूट गया है। CaO3 मतलब चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर इसको नहीं टूट रहा, थोड़ा सा इसको ऊष्मा दे दिए तो CaO माने चूना और CO2 में टूट गया। Pb लेड नाइट्रेट था, नहीं टूट रहा था, ऊष्मा दे दिए, टूट गया। 2PbS तथा 4NO2 और O2 में टूट गया। देखिए यस जी इन सबसे मत डरिएगा, ये सॉलिड गैस को दिखा रहा है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाता हो। नहीं टूट रहा हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जो प्रकाश, अब वियोजन पढ़ते हैं। अगर कोनो चीज नहीं टूट रहा होगा तो उसको प्रकाश दे देंगे तो अपने आप पे टूट जाएगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे अगर AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, तो हम थोड़ा सा उसको सूर्य दे देंगे तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। AgBr है तो Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, किसको, सूर्य का प्रकाश देने पर। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आप याद रखें कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पे टूट जाता हो उसे वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलिए 16 दिन 16 मैराथन शुरू किया मेरे भाई, मतलब कि 16 दिन में समाप्त करेंगे आपका पूरा विज्ञान, फिर हाथ लगाएंगे मैथ का, इसी तरह 9, 10, 11, 12 सब खत्म। अगला है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी। अब क्या होगा ना कि तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए, टूट मतलब सोखेगी, उसमें क्या हो रहा था, देने पर टूट जा रही थी, तो इसमें होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो गो चीज आपस में अदला बदली कर लेंगे। जैसे इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से विस्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे इधर Fe अकेले बेचारा खड़ा था, यहाँ Cu या SO4 आपस में मजा कर रहे थे, दोनों चीज मिल के, क्योंकि Cu प्लस है या SO4 माइनस है। अब जैसा ही इधर दिए हैं तो ये क्या किया है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है तो तुरंत ही Cu को भगा दिए गए हटो, तो ये अपने बैठ गया है, तो क्या हो गया, Fe SO4 और Cu बेचारा अपना अलग हो गया है अभिक्रिया के बाद। तो इसको बोलते हैं अभी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, ठीक है, इसमें इधर कुछ है नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब ऐसे
अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के आयन के आदान प्रदान से होता है। मतलब अगर दोनों क्रियाशील रहेंगे तत्व और दोनों को यौगिक कराएंगे तो इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। Na2SO2 था तो यहाँ BaSO4 मतलब हाई वाला बी ना इसके जाके जुड़ गया है और ये Na इसके साथ मतलब NaCl बना दिया है। ठीक ना। उपचयन और अपचयन क्या होता है सुनिए। उपचयन सुन लीजिए, ध्यान से सिखा देते हैं। तो उपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, मतलब उधर यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था, इधर यहाँ 4 गो हो गया, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन घट जाएगा, उधर हाइड्रोजन 5 होता है, इधर 3 गो हो गया, तो उपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की ह्रास तथा अथवा दोनों में हो तो उसे उपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए, अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए तो इधर बोलते हैं ऑक्सीजन में देखिए वृद्धि हो गई, ये C और O2 था तो मिल के CO2 हो गया, ये CuO2 था तो CuO हो गया। तो इस प्रकार अगर वृद्धि हो गई तो इसका मतलब क्या कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक ना। ऐसी अभिक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला बताते हैं आपको, उपचयन। उपचयन खत्म तो अपचयन। अपचयन इसी का उल्टा होता है। इधर क्या होगा ना कि इसमें अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घट रहा होगा, ह्रास मतलब कमी, या ऑक्सीजन ना दिया रहेगा, अगर हाइड्रोजन पर तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन में बढ़ेगा, इसका जस्ट उल्टा है। ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, तो वो क्रिया कहलाएगी उपचयन की अभिक्रिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्साइड कार्बन में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। इस अभिक्रिया को अपचयन तथा उपापचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं संचरण क्या होता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि उपचयन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। पहला होता है संक्षारण में। संक्षारण का मतलब परत दर परत नष्ट हो जाना। जैसे जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की परत, ऊपरी जो परत दर परत क्या होती है, कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण, मतलब नष्ट हो जाना, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाना। जैसे अगर लोहे की धातु वस्तु उस पर जंग लग गया है तो वो संक्षारण हो गया है। अगर परत चांदी की परत है, उस पर तक काली परत हो गई, चढ़ गई है, तो उस पर संक्षारण हो गया है। तांबा है, अगर उस पर हरा परत चढ़ गया, इसका मतलब उसका संक्षारण हो रहा है। इसका ये उदाहरण है। ठीक है। कैसे बच सकते हैं, तो विद्युत लेपन और पेंट से। विद्युत लेपन और पेंट लगा देते। देखते हैं ना, घर पे अगर लोहे का सामान कुछ खराब हो रहा होता है तो लिया के तुरंत हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या हो, मूर्छा न लगे। तो धातुओं को बचाने के लिए संक्षारण से कितने उपाय हैं, तो यहाँ पे 3 देख सकते हैं। पहला है यश दलेपन, विद्युत लेपन और पेंट। ये सब क्या है, संक्षारण से धातुओं के बचाने के उपाय हैं। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या कहते हैं। आप लोग बहुत चिप्स के पैकेट कुरकुरे खाए होंगे, बताते हैं आपको। विकृत गंधिता दिया है कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, इससे उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जो हम लोग चिप्स के पैकेट वैकेट खाते हैं ना, तैलीय पदार्थ होता है, उस तो अगर उसको हवा में छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको पैक किए रहते हैं। तो ऐसा न हो, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। ऑक्सीकारक चीज जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है। अगला है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। जैसे कि
ऐसन जगह चिप्स का कुरकुरा पैकेट रखेंगे उसमें, ताकि उसमें ऑक्सीजन न हो। क्या हो? मतलब हवा न पहुँच सके, हवा पहुँची तो तुरंत खराब कर देगी। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका मिल गया कि जब चिप्स के पैकेट में भरा जाता है चिप्स, तो उसके साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। शीतलन मतलब ठंडा करके, गर्मियों का दिन आ गया ना, फ्रिज व्रिज में आप लोग रखते होंगे सामान ना, तो उसको क्या क्या बचाने के लिए कि क्या वो विकृत गंधिता न हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट लेसन समाप्त होता है इन 20 मिनट में। जितने भी थ्योरी थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसा ना है कि 16 दिन 16 मैराथन के बाद आपका क्लास बंद हो जाएगा, नहीं, अभी तो शुरुआत है। देखिए आगे आगे होता है क्या। 16 दिन में आपका ये पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद हम समीकरण संतुलन करना, एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल नया है अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ऐसे ट्रिक्स एंड कंसेप्ट्स पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।